वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने जो बेसिक मोटिवेशन और बेसिक डेफिनेशन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है क्या, और इसकी क्या मोटिवेशन है, क्यों ज़रूरी है इसको स्टडी करना, किस किस्म के सिस्टम से ये डील करती है, किस किस्म के मेथड्स इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, और किस किस्म के सवालात का ये जवाब हमें हासिल होता है, वो सारी चीज़ें हमने जो हैं एक तरह से ओवरव्यू जो है वो हमने हासिल किया पिछले लेक्चर में। आज हम फिर फॉर्मली इसको और आगे बढ़ाते हैं। अभी अगला ये लेक्चर और प्रॉबेबली नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कुछ रिव्यू होगा, जो मैं ये ज़्यूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने पहले वाले कोर्सेज़ में पढ़ी होंगी, लेकिन रिव्यू करने का मकसद ये है कि एक दफ़ा फिर वो आपके सामने आ जाए। अंडरस्टैंडिंग में वो हेल्प करेगा। रिपीट करने से कई दफ़ा हेल्पफुल होता है। और दूसरी चीज़ उसमें ये है कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें आगे चल के भी ज़रूरी होंगे और उनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो हमारे सामने एक दफ़ा फिर आ जाएंगे। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो हमारे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स की बात करते हैं, यानी कि ये मैनी बॉडी सिस्टम्स हैं, मैनी पार्टिकल सिस्टम्स, बहुत सारे पार्टिकल्स आप समझ लें या एंटिटीज़ हैं जिनसे मिल के ये सिस्टम्स बने हुए हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम स्टैटिस्टिकल मेथड इस्तेमाल करें, और इसका मैंने पिछले लेक्चर में इस बात की तरफ आपकी निशानदेही की थी। तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट और बुनियादी चीज़ जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। यानी कि हमारे पास सर्टेनिटी नहीं है कि आउटकम या रिज़ल्ट क्या होगा, और हम जो बात कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ की तरह से बात कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लेट्स से कि हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आ सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, या कोई भी हम आप समझ लें कि काम करें और उसके कुछ नताइज निकल रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, उनको मैं एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे ले रहा हूँ। जैसे कि आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ इट एज एन एक्सपेरिमेंट, जिसके रिज़ल्ट्स या आउटकम्स जो हैं वो दो ही हो सकते हैं अगर फेयर कॉइन है, कि हेड्स एंड टेल। तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है जब आप कॉइन को थ्रो करें। इसी तरह अगर किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो आपके पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो कॉइन के लिए आपके पास जो पॉसिबल इवेंट्स हैं, कॉइन के लिए, एक सेकंड, कॉइन के लिए कॉइन टॉस करें तो आप कह सकते हैं कि जी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक, टी से टेल, एच से हेड। और अगर आप डाइस को थ्रो करें तो आपके पास जो पॉसिबल रिजल्ट है, जिनको हम ये जो मैं करली ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि एक सेट है, सेट ऑफ वैल्यूज़ है, यानी कि आउटकम्स ऑफ सर्टन एक्सपेरिमेंट या कोई चीज़ आपने की। और डाइस थ्रो करने में जो आउटकम्स का सेट है उसमें ये वैल्यूज़ हो सकती हैं। डाइस के रिज़ल्ट जो है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। दैट्स ऑल यू हैव। ठीक है, तो 6 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ हैं, वहाँ हेड और टेल है। एक्सपेरिमेंट करने से पहले या ये कॉइन टॉसिंग का काम करने से पहले या डाइस थ्रो करने से पहले ज़्यादा हम यही कह सकते हैं कि मुख्तलिफ आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी है। फेयर कॉइन है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की, और अगर फेयर डाइस है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी ऑल दीज डिफरेंट आउटकम्स की। मगर हमें बात प्रोबेबिलिटी ही की टर्म्स में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल है जिसको आप कह सकते हैं डिस्क्रीट आउटकम्स की। डिस्क्रीट आउटकम से मुराद है कि ये जो आउटकम्स हैं वो
या रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो हैं वो ये ही डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। हेड होगी तो टेल नहीं, टेल होगी तो हेड नहीं, तो ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस नहीं। ठीक है ना, एज अगेंस्ट। तो आपके पास कई इवेंट्स हैं जिनमें कंटिन्यूस भी हो सकती है कि आप अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इट्स अ कंटिन्यूस वेरिएबल। तो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन पोजीशन स्पेस है, जिसको कई दफ़ा px से लिखा जाता है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो ये बताती है कि डिफरेंट पोजीशंस पे प्रोबेबिलिटी होने की क्या है। वन डायमेंशन में अगर है तो x है, थ्री डायमेंशंस में अगर आप करें तो आप r वेक्टर भी ले सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो वो जो है एक कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। अगर ये आउटकम जो हैं, क्योंकि पोजीशन जो है वो कंटिन्यूसली वेरी करती है। अलबत्ता अगर आपके पास डिस्क्रीट आउटकम्स हैं तो फिर आप जो है ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज़ की बात कर सकते हैं, मतलब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी बात कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम जिस चीज़ में आम तौर पे इंटरेस्टेड होते हैं, अच्छा इस थोड़ा सा इससे पहले ये कह दूँ, दो चीज़ों में फिर हम आगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स के हवाले से इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो ये है कि मुख्तलिफ आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे कि ये और ये हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ की बात हम करते हैं। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आ जाती है वो आती है मीन वैल्यूज़ की, एवरेज या मीन वैल्यूज़, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। मीन वैल्यूज़ हम कहते हैं कि ये कोई आपके पास कोई फंक्शन f है और आपके पास वो उसकी कोई, इसको आप, इनको जो है ये, इनको आप स्टेट्स भी कह सकते हैं, स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। कि सिस्टम जो है वो कॉइन है तो इट कैन बी इन डिफरेंट स्टेट्स, दो डिफरेंट स्टेट्स, और वो दो ही स्टेट्स हैं, या हेड होगा या टेल होगा। इसी तरह डाइस जो है इट कैन बी इन 6 डिफरेंट स्टेट्स। तो इनको आप जो है चाहें तो इनको जो है वो स्टेट्स का नाम भी दे सकते हैं। तो ये जो है सेट ऑफ स्टेट्स भी आप कह सकते हैं, सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है जी। इसी तरह ये नीचे वालों को भी सेट ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं। तो अगर कोई फंक्शन है f और आप चाहते, आप वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले सकता है डिफरेंट स्टेट्स में, और उनमें लेट्स से वी हैव सम फंक्शन f है which has values, which can take values, इसको साइड पे करना, which can take values denoted by fs। f के साथ हमने नीचे s जो लगा दिया ना, तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि ये वैल्यू है उस फंक्शन f की इन स्टेट जो है s। अब कॉइन के लिए s जो है वो हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जब कॉइन थ्रो करते हैं, कॉइन की ये दो स्टेट्स हैं, तो f जो है वो कॉइन स्टेट आप fs जो है कॉइन स्टेट h भी हो सकती है और टेल t भी हो सकती है व्हेन द सिस्टम इज़ इन स्टेट। तो सिस्टम की मुख्तलिफ आपके पास प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो आप स्टडी करना चाहते हैं। कॉइन है तो आमतौर पे आप उसको टॉस ही करना चाहते हैं ख़र्च करने के अलावा, तो आप उसमें जो है ना, जो कॉइन को टॉस करने वाला फंक्शन आप बेसिकली देख रहे हैं कि उसका ऊपर वाली साइड जो है वो हेड आ रही है, टेल आ रही है, तो वो आप फंक्शन f समझ लें। व्हेन द सिस्टम इज़ इन स्टेट s। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप कहते हैं कि जी मैं मीन वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ f की, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आपको सम करना पड़ेगा ओवरऑल स्टेट्स। s जो है ना सम ओवर स्टेट्स है ऑफ दिस फंक्शन, उसकी जो वैल्यूज़ आती हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, एंड यू मल्टीप्लाई इट विद द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो आप ये कहते हैं कि ps जो है वो प्रोबेबिलिटी टू बी इन स्टेट, ps जो है वो है प्रोबेबिलिटी टू बी इन स्टेट s, यानी सिस्टम का स्टेट s में होने की प्रोबेबिलिटी। और fs जो है अगर वो स्टेट s में सिस्टम है तो fs जो है उसकी वैल्यू है उस स्टेट के अंदर। तो ये कहलाती है दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज मीन वैल्यू। तो आप किसी भी फंक्शन की मीन वैल्यू
इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप ले लें तो अगर आप f को जो है 1 कह रहे हैं फॉर हेड्स, कॉइन को टॉसिंग की बात करें फॉर हेड्स, एंड f इज़ इक्वल टू 0, आप ये कह रहे हैं कि जब हेड्स आ जाए f(h) जो है, जिसे आप हेड के लिए चले हम h लगा देते हैं, और टेल के लिए मैंने ऊपर h बड़ा लगाया, चले इसको h बड़ा कर, कैपिटल H का, और ये टेल जो है इसको हमने ज़ीरो कह दिया। यानी हम ये कह रहे हैं कि हम ये जो फंक्शन है जो कि f जो है वो नंबर ऑफ़ हेड्स को ज़ाहिर कर रहा है, f इज़ द नंबर ऑफ़ हेड्स। जो फंक्शन था ना इधर, यहाँ पे जो फंक्शन f था वो हमने जनरल रखा हुआ था। कॉइन टॉसिंग में हम ये कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ़ और सिर्फ नंबर ऑफ़ हेड्स पे। अगर हेड, जब नंबर ऑफ़ हेड्स पे हम इंटरेस्टेड हैं और अगर एक सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हर सूरत में हमारे पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आ जाता है तो हम f(h) की वैल्यू जो है, हम कहते हैं f(h) उसकी वैल्यू है और उसको हम 1 से ज़ाहिर करते हैं। अलबत्ता दूसरी सूरत जो है वो ये है कि टेल आ जाए, टेल को हम 0 से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो f जो है हमारा फंक्शन, यानी जो भी हम प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं वो हम डिफ़ाइन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर हम नंबर ऑफ़ हेड्स कहते हैं कि f जो है फंक्शन वो नंबर ऑफ़ हेड्स है, और f(h) को हम नंबर ऑफ़ हेड, जब कॉइन टॉस करते हैं, एक सिंगल कॉइन को टॉस कर रहे हैं और ऊपर हमें हेड नज़र आता है तो वो एक हेड होगा, तो उसको हम f(h)(1) कह देते हैं। और अगर टेल आ जाता है ऊपर तो वो हेड नहीं है, तो नंबर ऑफ़ हेड 0 हैं, तो ft जो है वो 0 हम कह देंगे। अलबत्ता अगर फेयर कॉइन है, आप देखें मीन, अब हम इंटरेस्टेड है मीन वैल्यू कैलकुलेट करने में, तो दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए मीन वैल्यू के लिए वो एफ एस तो हमने डिफ़ाइन कर दिया। दो सम ओवर स्टेट्स हैं, दो स्टेट्स हैं, इसका मतलब है सम के अंदर दो टर्म्स आएंगे और कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एंड दिस, हेड एंड टेल। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, और ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है, अगर फेयर कॉइन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक फेयर कॉइन के लिए हम ये कह सकते हैं कि पी हेड जो है वो भी हाफ है और पी टेल भी हाफ है। तो एक फेयर कॉइन के लिए हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अगर कॉइन फेयर नहीं है तो फिर ये मुमकिन है कि हेड या टेल में से किसी एक की प्रोबेबिलिटी, अगर बाइस्ड कॉइन है। अच्छा, अब हमारे पास वो सब चीज़ें आ गई, हमने इस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर दिया कॉइन टॉसिंग के हवाले से कि जिस फंक्शन में हम इंटरेस्टेड हैं, जिस प्रॉपर्टी, जिस आउटकम में हम इंटरेस्टेड हैं, जिसको हम f से ज़ाहिर कर रहे हैं, वो है, हमने डिफ़ाइन किया है, इज़ द नंबर ऑफ़ हेड्स। तो अगर नंबर ऑफ़ हेड, अगर हेड ऊपर आ जाता है तो नंबर ऑफ़ हेड्स 1 है, अगर टेल ऊपर आ जाता है तो नंबर ऑफ़ हेड्स 0 है। इसलिए इस फंक्शन को f(h) 0 है, 1 है, और ft जो है वो 0 है। अच्छा, अब हमने अगर मीन वैल्यू मालूम करनी है या एवरेज वैल्यू भी इसे कह सकते हैं, मीन या एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ f अगर हमने मालूम करनी है, विच मीन्स एवरेज नंबर ऑफ़ हेड्स। एवरेज और मीन को मैं दो दफ़ा, इसलिए एक दफ़ा मैंने मीन लिखा था कि आपके जहन में हो कि कई दफ़ा कई बुक्स में इसको मीन वैल्यू कहा जाता है, कईयों में इसको एवरेज वैल्यू कहा जाता है। एवरेज नंबर ऑफ़ हेड्स, तो हमने अगर ये करना है तो हमें फिर ये जो एक्सप्रेशन है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमारे पास जो है इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ। तो इसको आमतौर पे हम f के ऊपर एक बार लगा देते हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू। तो ये आ जाएगा f(h). इस सब में दो टर्म्स आ रही हैं। पहली टर्म हेड वाली हम लिख लेते हैं, उसमें f(h) आ जाएगा, ph आ जाएगा, दूसरा जो है f टेल, p टेल। और अब हम इसकी अगर वैल्यूज़ डालें, f(h) जो है वो 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय ph, ph हाफ है, प्लस
ये मैं इधर से लिख रहा हूँ और अभी इनका इस्तेमाल करूँ। FT 0 है और PT हाफ है, तो आपके पास हाफ आ गया। तो मीन वैल्यू आपकी एक सिंगल कॉइन को टॉस करने पे जो मीन वैल्यू ऑफ हेड्स जो कि आपके सामने आएंगे वो हाफ है। तो इस तरीके से आप जो है वो किसी भी फंक्शन की मीन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली जो है आपको रिक्वायर्ड होता है कि उस फंक्शन की वैल्यू उस किसी स्टेट में क्या है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, देन यू सम ओवर ऑल द स्टेट्स, ठीक है ना। तो फिर आपके पास यहाँ क्योंकि 2 स्टेट सिस्टम था, हेड और टेल 2 ही स्टेट्स थी, इसी सम में सिर्फ 2 टर्म्स आपको नज़र आ रही, ठीक है। तो ये जो है ये मीन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है या एवरेज वैल्यू का, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट आ जाती है वो आ जाती है कि आपके पास ये जो मुख्तलिफ कन्फिगरेशन या आउटकम्स जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ की टर्म्स में हम बात करेंगे कि वो प्रोबेबिलिटीज़ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो सकती हैं, वो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। तो उसकी तरफ अभी हम आते हैं, ठीक है। तो हम आमतौर पर ये कहते हैं कि जी जब भी कोई सिस्टम होता है हम कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं। हम कहते हैं कि ये अगर रिज़ल्ट है तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, ये हम अगर ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, अगर नहीं आता तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है और होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो हम आम तौर पे ये कहते हैं, अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ आउटकम्स की बात करें तो हम कहते हैं कि इफ़ अ क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, क्राइटेरियन कुछ सेटिस्फाइड होता है। अभी उसकी एग्जांपल जब मैं बात करूंगा ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इज सेटिस्फाइड और इसको चलें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनना ना हो जाए। प्रोबेबिलिटीज आउटकम्स की बात करें ना, प्रोबेबिलिटी दैट अ क्राइटेरियन इज सेटिस्फाइड। लेट्स से कि हमारा सिस्टम ऐसा है जिसके 2 ही आउटकम्स हैं। आसानी के लिए ना उसको फिर जनरलाइज कर सकते हैं इससे ज़्यादा के। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैटर करती है वो सिर्फ वो सबसे सिंपलेस्ट जो सिचुएशन हो सकती है वो यही हो सकती है कि आपके पास 2 आउटकम्स हों, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्राइटेरियन सेटिस्फाइड यानी कि अब आपके पास 2 आउटकम्स हैं, आप उनमें से एक को कह लेते हैं, जिस तरह हमने पिछले पॉइंट प्रॉब्लम में कह दिया कि हेड के जो है हम हेड के आने के क्राइटेरियन को जानना चाह रहे हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसको हम जाहिर कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी क्राइटेरियन सेटिस्फाइड इज़ P, उसको हम P से जाहिर कर देते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी दैट अ क्राइटेरियन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अब देखो 2 आउटकम है ना, उसको हम Q से जाहिर कर देते हैं। तो 2 आउटकम्स हैं तो उनमें होने की प्रोबेबिलिटी, मसलन आप कॉइन की बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम कॉइन का केस ले रहे हैं जो कि सिंपलेस्ट है और हम सब फेमिलियर भी उससे हैं, तो हम ये कह देते हैं कि P जो है हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और हेड ना आने, दूसरे लफ्ज़ों में टेल की आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। इसको भी हमने इस्तेमाल भी किया, मगर यहाँ पर हम उसे P और Q से जाहिर कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम डाइस वाली प्रॉब्लम में बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फेयर डाइस है तो प्रोबेबिलिटी में 1 2 3 6 5 6 इनमें से कोई एक आ जाए। लेट्स से वी से कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 1/6 होगी, और 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि 5 और आउटकम्स भी हैं वो जो है वो Q 5/6 होगी। तो एक चीज़ तो आपके पास ये आगे कॉइन टॉसिंग,
और ये डाइस थ्रो, ठीक है। अच्छा जी, एक तो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये आ जाती है कि अब आपके पास अगर दो आउटकम्स हैं तो आप एक कोई अपनी मर्ज़ी से ले लें। जिस तरह हम डाइस में हम वन भी ले सकते थे। आउटकम जो डिफरेंट हैं वो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, उनमें से वन भी हम ले सकते थे, टू भी ले सकते थे। हमने कोई अपनी तरफ से कोई क्राइटेरिया बना लिया। हमने कहा कि जी हमें इंटरेस्टेड हैं कि नंबर 4 आए कि क्या प्रोबेबिलिटी है, या नंबर 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है जब आप डाइस थ्रो करें। तो उसमें वो जो है वो पी, उसको हम पी से ज़ाहिर कर लेंगे और वो 1/6 है। इनमें से कोई भी आप ले लें। और दूसरों तमाम की जो है वो 5/6 है। इसी तरह जो है कॉइन प्रॉब्लम में आपकी मर्ज़ी है, आप उसको क्राइटेरियन को टेल भी ले सकते हैं, हेड के। दो ही चॉइसेस हैं। अगर आप हेड ले लेते हैं तब भी हाफ़ होगा तो क्यू फिर हाफ़ हो जाएगा। टेल को ले लेंगे तब भी पी हाफ़ होगा और क्यू जो है वो हाफ़ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये सब चीज़ें मुझे अंदाज़ा है कि आपने पहले देखी होंगी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जस्ट सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन। अच्छा, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जहन में रखने वाली होती है वो ये है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जिसे हम कह रहे हैं, वो p प्लस क्यू जो है वो 1 होनी चाहिए हर सूरत में। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी 1। इसका मतलब ये है कि आउटकम्स की डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, मगर कुछ ना कुछ सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड किया जाए तो वो फिर 1 आनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, अब इसमें जो है हम एक दो चीज़ें और इसमें हम देख सकते हैं। वो ये है कि अगर आपके पास दो आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं, टू आइडेंटिकल सिस्टम्स, तो फिर हम जो ये वाला रिज़ल्ट है ना, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सिस्टम 1 की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो P1 प्लस Q1 होगी। नीचे जो सबस्क्रिप्ट में 1 आ रहा है ना, वो सिस्टम 1 को ज़ाहिर कर रहा है। दोनों आइडेंटिकल सिस्टम्स, ठीक है ना। यानी समझ लें कि आपके पास अब एक की बजाय दो कॉइन्स आ गए, या एक डाइस की बजाय आपने दो डाइस ले लिए। तो अब आप ये एक चीज़ लिख सकते हैं कि P1 Q1 और P2 प्लस Q2 जो है वो 1 के इक्वल है। ये हम कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली ये भी 1 है और इंडिविजुअली ये भी 1 है। क्योंकि अकेला अगर आप डाइस लेते हैं और उसमें 1 की या 2 की या 3 की किसी एक की प्रोबेबिलिटी अगर 1/6 है तो बाकी की 5/6 है, तो यही वाली कंडीशन इंडिविजुअल सिस्टम्स पे अप्लाई होगी, तो इसलिए 1 और 1 इधर आ जाए। दूसरे लफ्ज़ में दो दफ़ा जब 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाता है। अच्छा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई आउट करें तो इसको हम लिख सकते हैं P1 P2 प्लस P1 Q2 प्लस Q1 P2 प्लस Q1 Q2 इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसको, ये सारी चीज़ जो लिखने का मकसद है ये बताने का कि ये तमाम जो आपके पास टर्म्स आ रही हैं इधर, उन सब की कोई ना कोई फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन है। ये फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन सेंस में है कि जो पहली टर्म है ये कह रही है कि ये प्रोबेबिलिटी है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, इन द सेंस कि इन दोनों सिस्टम्स की कि वो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें। ये है टर्म बता रही है कि सिस्टम 1 तो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है विद प्रोबेबिलिटी P1 मगर Q2, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी। ये फैक्टर जो है, ये जो टर्म है कि इट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी, दिस टर्म, दैट सिस्टम 1 सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया एंड सिस्टम 2 डज नॉट। ठीक। इसी तरह सिस्टम 1 डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया एंड सिस्टम 2 डज, तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट, एंड दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द सिस्टम डू नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। तो ये चार सूरतें हो सकती है इस केस के अंदर जब आपने दो सिस्टम्स लिए और दो सिस्टम्स ऐसे हैं कि इंडिविजुअली सिस्टम्स के दो ही आउटकम्स हैं।
तो ये सारे के सारा जब आप ऐड करें तो ये 1 आना चाहिए तमाम प्रोबेबिलिटी फंक्शंस का, ठीक है जी। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास 2 डाइस हैं। जो 2 डाइस हैं आपके पास और फेयर डाइस हैं, आप कह सकते हैं कि P1 P2 के बराबर है और वो 1/6 है। और इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि Q1 Q2 के बराबर है, वो भी 5/6 है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी की हमने जनरलाइजेशन की है जो हमने थोड़ी देर पहले सिंगल डाइस के लिए स्टडी किया था। अब हम कह देते हैं कि हमारे पास टू डाइस है। ठीक, तब आपके पास ये जो टर्म्स आ रही हैं, इनमें से कोई एक टर्म को आप उठा के देख लें तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या मतलब है इसका। यानी कि probability for both dice showing, let's say कोई एक हम अपनी मर्ज़ी से ले लेते हैं, हम लेट्स से कि 6 हमें नज़र आ रहा है, probability both dice showing 6, या डाइस पता है 1 2 3 4 5 6, तो वो दोनों डाइस की प्रोबेबिलिटी क्या निकलना चाहिए, वो ये है कि दोनों डाइस पे हम कह रहे हैं हमें इंटरेस्टेड है 6 आने का ना, और हम कह रहे हैं दोनों डाइस जो है ना ये सेटिस्फाई करे क्राइटेरिया, तो वो जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है ये पहली टर्म देगी। तो दैट वुड बी ये टर्म P1 P2 जो कि अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो 1/6 इंटू 1/6, ये 6 मैंने लिखा, तो ये 1/36 आया। तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अगर आपने 2 डाइस थ्रो किए और 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो है दोनों डाइस पे वो 1/36 है। और ये 2/6 कोई ख़ास उसमें नहीं है ऐसी चीज़, आप 1 2 3 4 5 किसी को कुछ भी ले लें तो यही आएगी। अगर आप ये कहते हैं कि पहला वाला डाइस जो है वो 6 थ्रो आए और दूसरा वाला डाइस जो है उसमें मिसाल के तौर पर 1 आए, प्रोबेबिलिटी फॉर डाइस 1 शोइंग 6, अब 6 हमारा क्राइटेरिया है, एंड बट डाइस 2 नॉट, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उस पर कोई और नंबर आ सकता है, तो वो जो है ना फिर आपको ये सेकंड टर्म देगी, तो वो हो जाएगा P1 पहला वाला डाइस सेटिस्फाई कर रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है 6 आना, और सेकंड डाइस वो नहीं कर रहा, कोई और वैल्यू दे रहा है 6 के अलावा, तो ये अगर आप उसमें पुट करें तो 1/6 P जो है P1 जो है वो 1/6 है, और आप इधर Q2 डालना है यहाँ से, तो ये 5/6 है, तो ये 5/36। इसी तरह आप बाकी वाले भी इसी तरह उनको समझ सकते हैं। अब जब इनके पास देखें ना, अभी तो हमने इस तरीके से इनको लिखा था ना, मगर इन दोनों की आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम, ठीक है ना, क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने की प्रोबेबिलिटी और क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई करने की प्रोबेबिलिटी वो सेम है। तो इसको हम जो है इस सूरत में ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको हम थोड़ा सा और सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये P1 और P2 सेम है। अगर आपके पास जो है ना आइडेंटिकल प्रोबेबिलिटीज़ हों, अगर जिस तरह हमारे अभी ये डाइस वाले केस में थी, कॉइन वाले केस में भी वही होंगी, फेयर कॉइन्स हैं, आइडेंटिकल कॉइन्स हैं या आइडेंटिकल डाइस हैं, तो उनमें प्रोबेबिलिटीज़ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने और ना सेटिस्फाई करने की प्रोबेबिलिटी सेम होंगी। तो आइडेंटिकल आपके सिस्टम्स हैं जिनमें कॉइन्स हो सकते हैं, डाइस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, सो फोर्थ। तो उसमें क्या है कि आपके पास आइडेंटिकल सिस्टम्स के लिए ये P1 इज़ इक्वल टू P2 इज़ इक्वल टू P है, और एंड ये जो Q1 ना सेटिस्फाई करने की, ओहो ये
साफ साफ लिखना चाहिए ताकि आपको समझ आ सके। एंड Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q अगर हम लिखें तो इसी एक्सप्रेशन के अंदर, इसी में अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास ये बेसिकली, या पीछे चले जाएँ तो ये वाली आ जाएगी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, दिस इक्वल टू दिस। तो ये अगर मैं लिखूँ तो ये बेसिकली, अगर मैं वापस जाऊँ और मैंने स्टार्ट इससे लिया था P1 प्लस Q1 1 जो था, और P2 प्लस Q2 जो था वो आप लिख सकते हैं P प्लस Q होल स्क्वेयर्ड हो जाएगा। इधर भी आपने P डाल दिया, इधर भी P डाल दिया, इधर भी P डाल दिया, इधर भी Q डाल दिया, इधर भी Q, Q1 Q2 इज इक्वल टू Qn। तो आपके पास ये आ गया P स्क्वेयर्ड प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वेयर्ड, और ये सारे के सारा, क्योंकि ये दोनों 1 हैं तो ये सम जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हम बिल्कुल जिस तरह हमने इधर इंटरप्रेट किया था ना, जिस तरह हमने इन टर्म्स को इंटरप्रेट किया था, प्रोबेबिलिटीज़, ये हर टर्म जो है ना प्रोबेबिलिटीज़ रिप्रेजेंट कर रही, तो कुछ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर, आउटकम की प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट कर, तो इधर भी जो है हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं एज प्रोबेबिलिटीज़। ये हम ये कह रहे हैं कि बोथ जो है ना सिस्टम सेटिस्फाई द प्रोबेबिलिटी, सेटिस्फाई द क्राइटेरियन। इसमें जो है सिस्टम 1 सेटिस्फाइज इट बट सिस्टम 2 डज नॉट। और ये 2 का जो फैक्टर आ रहा है ना सामने, वो ये जाहिर कर रहा है कि 2 सूरतों से ऐसा हो सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है वो ट्वाइस है इसकी और इसकी निस्बत, क्योंकि 2 का फैक्टर आ रहा है। 2 सूरतों में ये हो सकता है। 2 सूरतों से मुराद ये है कि हो सकता है कि डाइस 1 सेटिस्फाई करे और डाइस 2 ना करे, और दूसरी सूरत ये है कि डाइस 2 करे सेटिस्फाई क्राइटेरियन और डाइस 1 ना करे। तो दोनों सूरतें मुमकिन हैं, यानी ऐसा मुमकिन है कि डाइस 1 जो है वो 6 शो कर रहा है और डाइस 2 नहीं। इसकी भी वही प्रोबेबिलिटी है कि अगर डाइस 2 6 जाहिर करे और डाइस 1 नहीं, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, वो PQ ही है, और वो दोनों इसलिए ये ट्वाइस इधर आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसको एक्सटेंड करते चले जाएँ, अगर 3 सिस्टम्स हैं, अब ये था फॉर 2 आइडेंटिकल सिस्टम्स, 2 सिस्टम। अगर आप 3 सिस्टम्स ले लें, सिस्टम से या मुराद है 3 आप डाइस ले लें, 3 कॉइन्स ले लें, 3 मिसाल के तौर पे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ले लें, तो इसी जो हम कर रहे हैं इसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 टर्म्स की बजाय, 2 फैक्टर्स की बजाय 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। जो थर्ड आपने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है उसके लिए P3 वाले आ जाएंगे, और ये जो आपके पास आ जाएगा ये क्यूब आ जाएगा, और आप इसको जब एक्सपेंड करते हैं क्यूब को तो ये P क्यूब प्लस 3P स्क्वेयर्ड क्यू प्लस 3PQ स्क्वेयर्ड प्लस क्यू, और ये आप ध्यान में रखें कि ये सारा ऐड होके 1 आएगा इस सूरत में भी। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज विल बी ऑलवेज बी 1, ये ज़रूरी है। तो ये अगर हमने पिछले वाली इंटरप्रिटेशन समझ ली हैं कि ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को ज़ाहिर करता है, ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को ज़ाहिर करता है हर टर्म को, तो यहाँ भी समझना कोई मुश्किल नहीं है। पहली टर्म ज़ाहिर कर रही है कि तीनों जो है ना, आपने कोई क्राइटेरिया सेट किया, मसलन आपने कहा कि जितना हमने पहले कर रहे थे कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी, आप पहले 2 कॉइन्स की बात कर रहे थे, अब हम 3 कॉइन्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो तीनों कॉइन्स हैं उनमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो P क्यूब्ड के बराबर होगी। तो आप बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं ये डाइस के लिए, क्योंकि वो पीस जो हैं सारे बराबर हैं और 1/6 है, तो आप 3 दफ़ा 1/6 को मल्टीप्लाई करके ये डिटरमिन कर सकते हैं। इसी तरह ये है जिसमें 2 सिस्टम्स जो हैं वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी 2 डाइस पे मिसाल के तौर पे 6 आ रहा है और एक डाइस ऐसा है जिस पे 6 नहीं आ रहा। अब इसकी 3 सूरतें हो सकती हैं, इसलिए या 3 इसकी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी या इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ गई, यानी कि 3 डाइस में से 2 जो हैं वो 6 शो करें और एक 6 ना शो करे, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो P स्क्वेयर्ड क्यू की निस्बत 3 गुना है, क्योंकि 3 कन्फिगरेशंस या आउटकम्स ये हमें इस तरीके से हासिल हो सकते हैं।
इसी तरह ये और इसी तरह ये। तो ये जो है इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसको अगर हम जनरलाइज करें, अब बेसिकली मैं जो है ना ये बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। तो इसी को अगर हम n सिस्टम्स के लिए अगर हम जनरलाइज करें, चलते चले जाएं, n सिस्टम ले लें, n कुड बी एनी नंबर, तो ये हम इसी को लिख सकते हैं p प्लस क्यू, जिस तरह हमने इसको लिखा ना, ये 3 के लिए था, ऊपर हमें पैटर्न हमें नज़र आ गया कि यहाँ पे जो आ रहा है ये नंबर ऑफ़ सिस्टम्स आ रहे हैं। तो अगर n सिस्टम्स हैं तो यहाँ n आना चाहिए, p प्लस क्यू। ये सारे जब हम सिस्टम्स ले रहे हैं ये आइडेंटिकल हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अब ये n इज़ इक्वल टू 0 से हम कैपिटल N तक जा रहे हैं, ये n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, और ये Pn है और ये Qn माइनस 1। और ये भी अगर आप सोचें तो ये 1 को आपने n तक, क्योंकि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये सारे फैक्टर्स 1 दे रहे हैं, तो n टाइम्स आप 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 को अगर आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो एंड रिज़ल्ट जो है वो तो 1 ही होगा। मगर ये जो इधर आ रही है ना, ये मुख्तलिफ टर्म्स, वो इसके इस समेशन के अंदर छुपी हुई हैं। अगर इधर आप 3 डाल दें ना, n की जगह 3, तो आपके पास एग्जैक्टली यही बन जाएगा। अच्छा, ये जो है ना ये कहलाता है, ये जो है ये डिफरेंट कन्फिगरेशन का, ये देखें जो आपके साथ जो प्री फैक्टर्स आ रहे हैं ना इधर 3 वगैरह, वो ये यहाँ से आ रहे हैं। ये आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हों इन चूजिंग n स्मॉल n, तो n में से अगर n चूज तो इतनी आपके पास डिफरेंट कन्फिगरेशंस आ जाती हैं। तो अब ये इस समेशन के अंदर ये सारी टर्म्स छुपी हुई हैं जो हमने ऊपर देखी हैं। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है फॉर एनी जनरल कैपिटल N आपके सिस्टम हो। अब हमने आपको कैद नहीं किया कि 2 सिस्टम्स हैं या 3 आइडेंटिकल सिस्टम हैं। हम कह रहे हैं कि दिस कैन बी एनी नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 100, 1000, कोई नंबर भी आप रखना चाहें वो हो सकते हैं। और अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, अब देखें ना ये सारे के सारा जो समेशन के अंदर ये चीज़ आ रही है, ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जब सम ओवर ऑल करेंगे तो आपका 1 आ जाना चाहिए। अच्छा, अब जिस तरह इनमें हर टर्म जो है ना प्रोबेबिलिटी को ज़ाहिर कर रही है ना, तो ये भी टर्म जो है एक जनरल टर्म को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो ये प्रोबेबिलिटी है। द प्रोबेबिलिटी जिसको हम n लिख लेते हैं, दैट n एलिमेंट्स, n स्मॉल एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स या n सिस्टम्स कह लें हमारे केस में, दैट n सिस्टम्स, उनमें समझ लें कि टोटल कैपिटल N है, उनमें से स्मॉल n सिस्टम्स जो हैं, कैपिटल N डाइस हैं, उनमें स्मॉल n नंबर जो ऑफ डाइस जो हैं सेटिस्फाई द क्राइटेरिया, द क्राइटेरियन, एंड द रिमेनिंग, और जो बाकी बच गए हैं n minus n systems do not. अब इस तरह देखें ना, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है विदाउट द समेशन, ये इस प्रोबेबिलिटी को जाहिर कर रही है कि टोटल n एलिमेंट्स हैं या टोटल n सिस्टम्स हैं, कैपिटल N, ये कैपिटल N सिस्टम्स हैं, इनमें से स्मॉल n सिस्टम जो हैं, एक सबसेट ऑफ दो सिस्टम्स इज़ सेटिस्फाइंग द क्राइटेरियन। आप हो सकता है कि आप n कैपिटल N अपने डाइस लिए हुए हैं, उनमें से स्मॉल n डाइस, नंबर ऑफ डाइस जो हैं वो उनमें 6 ज़ाहिर होने की प्रोबेबिलिटी, और बाकी टोटल में से
एन में से वो नंबर निकाल दें एन, तो बाकी वो सेटिस्फाई ऑब्वियसली नहीं कर रहे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ये एक्सप्रेशन देगी। ऐसे ही है जैसे कि ये पहली टर्म में था कि तीनों सिस्टम सेटिस्फाई कर रहे थे क्राइटेरिया, और ज़ीरो सिस्टम जो था, तो उसमें इस केस में कैपिटल एन जो था वो 3 था। तो यहाँ पे जो है एन के सिस्टम जो है सेटिस्फाई कर रहे थे क्राइटेरिया, और स्मॉल एन सिस्टम इक्वल टू ज़ीरो जो है, यहाँ कैपिटल एन जो थे 3 थे, तो 3 सेटिस्फाई कर रहे थे पहली टर्म के लिए, और ज़ीरो सिस्टम जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे क्राइटेरिया। ये टर्म जाहिर कर रही थी कि कैपिटल एन 3 है ना, तो 3 सिस्टम सेटिस्फाई कर रहे हैं क्राइटेरिया में, सॉरी 3 में से 2 सिस्टम्स सेटिस्फाई कर रहे हैं क्राइटेरिया, और एक स्मॉल एन 1 है। कैपिटल एन 3 में से 2 माइनस कर दें तो 1 सेटिस्फाई नहीं करने की प्रोबेबिलिटी ये है। उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इनफैक्ट कॉम्पैक्ट कहने के बजाय कहना चाहिए जनरल फॉर्म ये। और जो डिफरेंट नंबर ऑफ़ कन्फिगरेशंस हैं, नंबर ऑफ़ डिफरेंट कन्फिगरेशंस जो आ सकती हैं, जिस तरह इधर 3 का फैक्टर आ रहा था, वो सारी इसके अंदर है, नंबर ऑफ़ डिफरेंट कन्फिगरेशंस। ये भी इम्पॉर्टेंट होता है कई दफ़ा, नंबर ऑफ़ कन्फिगरेशंस जो कि नंबर ऑफ़ कन्फिगरेशन जहाँ कैपिटल एन में से स्मॉल एन तो सेटिस्फाई कर रही हैं, और एन माइनस एन सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। कितनी डिफरेंट कन्फिगरेशन ऐसी हो सकती हैं जो सेटिस्फाई कर रही हूँ, जैसे कि इस केस के अंदर आपके पास 3 कन्फिगरेशंस हो सकती थी, जिनमें 2 डाइस जो हैं वो 6 शो कर रहे हों और 1 डाइस 6 ना शो कर रहा हो, उसकी 3 कन्फिगरेशंस हो सकती थी। तो यहाँ नंबर ऑफ़ कन्फिगरेशन जो हैं इन जनरल फॉर एन सिस्टम्स, कैपिटल एन सिस्टम्स, जिनमें से स्मॉल एन क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही हों, वो जो है वो है एन फैक्टोरियल, इधर से ही लिखा जा रहा है एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो ये डिफरेंट आप समझ लें कन्फिगरेशन जो पॉसिबल है वो ये हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आई है, ये इसमें मैंने किधर लिखा है, सॉरी इसमें मैं एक चीज़ तो मिस ही कर गया। लेट्स डू समथिंग, लेट्स यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड पुश इट्स राइट हेयर। मैंने वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो लिखा ही नहीं ना, बातों में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो लिखना ही भूल गया। तो प्रोबेबिलिटी दैट एन सेटिस्फाई क्राइटेरिया रिमेनिंग एंड डू नॉट जो है वो है ये प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है वो, ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो लिखना चाहिए था मुझे, वो था एन फैक्टोरियल, ऊपर से लिखा जा रहा है एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल पी एन क्यू एन माइनस एन। ओह, ये भी बातों में ये एन होना चाहिए था जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये नोट कर लें, ये क्यू एन माइनस एन है और ये एन माइनस। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो खाली हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन भी कह देते हैं, इससे अंडरस्टैंडिंग यही होती है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, और प्रोबेबिलिटीज़ की तारीख़ में जो है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक,
तो आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे सकता हूँ ये प्रॉब्लम. लेट्स मी गिव यू अ प्रॉब्लम फॉर द होमवर्क. कोई आपको इस किस्म की प्रॉब्लम जो इसमें ये आपने इस्तेमाल करने हैं. कंसिडर, बहुत मुश्किल ना हो. कंसिडर 5 डाइस. What is the what is the probability that 3 of them show the number 2? वो आप इधर से मालूम कर सकते हैं. हिंट देने की मेरे नहीं ख्याल ज़रूरत है. सिंपल ही है. आप ये फेयर डाइस हैं तो चलो एक हिंट दे दूँ या देने दो. चलें एक छोटा सा हिंट. ये प्रोबेबिलिटी आउटकम की क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. बाकी आप सोचिए. और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल. अच्छा, आज के लिए फिर हम यहाँ पे रुकते हैं. हमने बेसिकली कुछ बुनियादी चीज़ें देखी हैं. अब रिवीजन में अगली दफ़ा इधर से आगे बढ़ेंगे और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम फ्लक्चुएशंस अबाउट द मीन की बात करेंगे और उसके अलावा हम गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है बेसिकली पॉइसन और सेंट्रल लिमिट थ्योरम की थोड़ा सा हम बात करेंगे. उसके बाद फिर हम स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स प्रॉपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे. कुछ में और थोड़ी छोटी रिवीजन करनी है. आई हैव टू गो लिटिल फास्ट सो दैट ज़्यादा टाइम हम जो है रिवीजन में स्पेंड ना करें, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें आपने पहले काफ़ी हद तक देखी होंगी. नहीं तो उसको रिवाइज़ कर रहे हैं, मगर आगे वाले बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं. तो लेट्स होप कि ये यूज़फुल रिवीजन साबित हो. और थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर. सी यू नेक्स्ट टाइम.